ओम नमः शिवाय। प्रस्तुत वीडियो में मिथुन राशि के बारे में बता रहा हूँ। मिथुन राशि का ये अगला वर्ष 2023 अर्थात संवत 2080 कैसा रहेगा। ये जो राशि फल मैं बता रहा हूँ यह कई परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूँ। पहली बात तो ये कि ग्रहों का संचार तो है ही, ग्रह कैसे चल रहे हैं, चलेंगे और उसके अनुसार उसकी स्थिति क्या होगी। दूसरी चीज़ कि राशिफल कहते समय और चीज़ों का भी ध्यान रखा जाता है। जैसे वर्ष 2023 में सूर्य ग्रहण 3 लग रहे हैं, तो खैर एक तो लगेगा संवत 2081 में, 2024 में लगेगा, तो वो तो नहीं, लेकिन 2 सूर्य ग्रहण हैं। तो आधुनिक विज्ञान के अनुसार, और चूंकि आजकल पंचांग भी आधुनिक वैज्ञानिक वेधशाला पर ही चल रहे हैं, तो उनके अनुसार ये ग्रहण, सूर्य ग्रहण भारत में दृश्य नहीं है। लेकिन अब मैं क्या बताऊं, वेधशालाएं जो हैं या आधुनिक विज्ञान जो है सूर्योदय कब मानता है, सूर्योदय कब मानता है और उसके ऊपर कुंडली या ये लग्न का निर्धारण कैसे करता है। जब सूर्य क्षैतिज से धरती के आधे हिस्से से ज्यों ही क्षैतिज अवस्था से ज्यों ही ऊपर आता है उसको सूर्योदय मान लेते हैं। तो वह तो स्टैंडर्ड टाइम हो गया, वो जो अपना ग्रीनविच मीन टाइम जिसको जीएमटी कहते हैं, तो ग्रीनविच मीन टाइम पर चला गया। अब उसके अनुसार गुणा भाग करके अपना 5.5 घंटे आगे पीछे करके निकालते हैं। लेकिन हमारा शास्त्र ये नहीं कहता है। हमारा शास्त्र मानता है कि सूर्य उदय हुआ चाहे नहीं हुआ, अगर उसकी लालिमा आ गई तो हम सूर्योदय मान लेते हैं। ऐसा क्यों? कारण क्या है? क्योंकि प्रकाश की किरण केवल एक ही नहीं होती जो सीधी आवे, कुछ तो सीधी आती है, कुछ ऐसे जाकर के टकरा करके आती है। तो इस तरह से ये जो है निर्धारण जो है, फल का निर्धारण जो है, ये हम आधुनिक विज्ञान के आधार पर नहीं कर सकते हैं। आधुनिक विज्ञान का जो मत है, जो ग्रहों की स्थिति बताता है, उसके आधार पर हम व्यक्तिगत अपना कभी भी उनका फल नहीं, ये व्यक्तिगत क्या, हम सार्वभौमिक कह रहे हैं कि सार्वभौमिक भी फल उस पर सही नहीं कह सकते हैं। जब भी सही अगर ज्योतिषीय फल कहना होगा तो हमें शास्त्रीय उदय और अस्त और ग्रहों की स्थिति का मान निर्धारण करना होगा। अस्त तो ये भी आधार मान करके, ग्रहण का भी आधार मान करके और सामान्य रूप में ग्रहों का संचार लेकर के चलता हूँ, पहली बात। दूसरी बात कि जो जन्मकालिक ग्रह की स्थिति है उसके अनुसार तो फल होगा ही होगा, तो वह जो है अस्थाई है और यह जो है अस्थाई होता है। अस्थाई कहने का तात्पर्य यह होता है कि इसका महीने, 2 महीने, साल, 2 साल तक प्रभाव रहता है, उसके बाद प्रभाव समाप्त हो जाता है। किंतु इसके परिणाम स्वरूप जो प्रभाव पड़ जाता है वह अस्थाई हो जाता है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि बाँह टूटा, बहुत दर्द हुआ, बहुत दवा दारू हुई, सब कुछ हुआ, फिर उसका दर्द खत्म हो गया, ठीक हो गया, लेकिन गांठ यहाँ पर पड़ जाती है। तो ये एक अस्थाई उसका चिन्ह, लक्षण, प्रभाव जो है वो रह जाता है। तो इस तरह से ये एक होता है स्थायी प्रभाव, एक होता है अस्थायी प्रभाव। तो ये मैं गोचर जो है, गोचर के आधार पर और अस्थाई जो है अपना ग्रहों के आधार पर मैं ये राशिफल बता रहा हूँ। पहले भी बता चुका हूँ वर्षफल के बारे में कि क्या क्या चीज़ है। वर्षफल में इस बार जो है इस वर्ष का राजा बुध है, मंत्री शुक्र है, चंद्रमा को दो विभाग मिले हुए हैं। एक तो जो ये सोना चांदी हीरा जवाहरात अर्थात धातु का खनिज का और धातु का प्रभाग मिला हुआ है, और दूसरा फसल का सशेष फसल का। तो ये दोनों प्रभाग चंद्रमा को मिले हुए हैं। गुरु को मिला हुआ है फल भाव, उद्यान बागवानी का मिला हुआ है। दुर्ग का संरक्षा विभाग का गुरु को मिला है। और फिर बादलों के आवागमन, उनका बरसात का, ये जो है गुरु को मिला हुआ है। इस बार इस प्रकार से हम देखते हैं कि बहुत सारे जो मुख्य विभाग हैं वो शुभ ग्रहों को प्राप्त हैं। अब जो शनि है, इसको जो है धन धान्य को शनि का मिल गया है, तो ये प्रभावित होगा।
तो आप कहेंगे कि एक तरफ तो फसल अच्छी बता रहे थे तो धन धन, भाई फसल आपकी अच्छी हो गई, उपज आपकी अच्छी हुई, उसकी कीमत कोई नहीं रही, उसमें कीड़े लग गए, बीमारी लग गई, कुछ लग गया, घर आकर के कुछ और ही हो गया। तो इस तरह से तो धन धान्य या किसी कारण से उसमें और भी बाधा पड़ गई, बह गया, चाहे वो जो कुछ भी हो गया, तो इस तरह से धन धान्य का स्वामी शनि पड़ा हुआ है, तो इसमें रुकावट आएगी। खैर ये तो मतलब कि सार्वभौमिक बात हो गई। मैं एक राशिफल मोटा मोटा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक राशि में पता नहीं कितने लोग आते हैं। फिर भी मैं यह विंध्य से उत्तर रहने वालों का, विंध्योत्तर रहने वालों का विशेष रूप से प्रभावी होगा। विंध्य के उत्तर रहने वालों के लिए यह विशेष रूप से प्रभावी होगा। या यूराल पर्वत जो है, ये अपना जिसको यूरेशिया कहते हैं, यूरोप और रसिया के बीच से जो निकलती है रेखा, तो यूराल पर्वत उसके पश्चिमी भाग में, जिसमें रूस का कुछ हिस्सा, अमेरिका का भी कुछ हिस्सा आता है, अमेरिका रूस का कुछ हिस्सा आता है। ये पूरा प्रभाव, इसलिए ये बहुत ज़्यादा सटीक भविष्यवाणी होगी, क्योंकि ये पूरा एक राशि का लेके चलेंगे तो उस राशि में कुछ यहाँ के भी हो जाएंगे और वहाँ का, तो इसलिए सब गड़बड़ झाला हो जाएगा। इसलिए मैं एक सीमित क्षेत्र में रूस का उत्तरी हिस्सा, अमेरिका का दक्षिणी हिस्सा, भारत में विंध्य के उत्तर का हिस्सा, ये इतना हिस्सा जो है मैं राशिफल बता रहा हूँ मिथुन राशि का। चाहे वृषभ का भी बताया हूँ पहले, मेष का भी बताया हूँ, वो भी इसी आधार पर बताया हूँ। अभी मिथुन राशि के लिए क्या है कि मिथुन राशि के लिए वर्ष के शुरुआत में ही उसी में मंगल बैठा हुआ है। तो मंगल के बैठने से क्या होगा? मानसिक परेशानी, मानसिक तनाव, स्वास्थ्य बाधा, रक्त रोग और दुर्घटना, ये सब होंगे। रक्त रोग, मानसिक रोग, चिड़चिड़ापन, सुहृदों से खटपट, और इसमें विशेष रूप से घाटा होगा जो सफ़ेद वस्तुओं का व्यापार करते हों, जैसे कपड़ा हो गया वगैरह, चाहे चांदी हो गया, या ऐसे सफ़ेद चीज़ों का जो व्यवसाय करते होंगे, उनको विशेष घाटा है अगर उनकी राशि मिथुन है तो। उनके 12वें भाव में ही 11वें भाव में शुक्र और राहु बैठे हुए हैं। शुक्र और राहु 11वें भाव में, मेष राशि में। तो मेष राशि में तो कहते हैं कि जो 11वें भाव में बड़े लाभप्रद होते हैं, लेकिन जी नहीं, यहाँ पर उल्टा है। शुक्र और राहु, शुक्र जो है मेष राशि का और राहु जो है मेष राशि का, बैठ करके 11वें भाव में बैठे हैं, तो ये क्या होंगे? कर्ज की स्थिति ला देंगे, ऋण की स्थिति ला देंगे। पैसा अंधाधुंध खर्च होगा, इतना खर्च होगा कि आमदनी से कई हजार गुना ज़्यादा खर्च हो जाएगा, तो ऋणग्रस्तता आ जाएगी, अपमान सहना पड़ेगा। अभी इसके बाद इसके मीन में चंद्रमा, बुध, सूर्य और गुरु, चंद्रमा, बुध, सूर्य और गुरु। अभी देखिए सूर्य के कारण गुरु, बुध, चंद्र सब अस्त हो जा रहे हैं, तो दसम भाव भी इसका बिगड़ा हुआ है, दसम भाव के बिगड़ने में अपजस, हानि और जो पारिवारिक संपत्ति है उसका नाश होता है। अभी आ जाते हैं हम इसके भाग्य भाव में। तो भाग्य भाव में शनि बैठा हुआ है, अपने घर का बैठा हुआ है। इसके प्रभाव से क्या होगा? इसमें सहन शक्ति होगी और यह धैर्यपूर्वक फिर काम को आगे बढ़ाएगा। मिथुन राशि वाले धैर्यपूर्वक फिर काम को आगे बढ़ाएंगे, भाग्य में प्रबलता रहेगी और भाग्य से वो रास्ता धीरे धीरे पकड़ भी लेगा रास्ता। नुकसान तो हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे ये रास्ता पकड़ा देगा शनि, और ऋण में कमी आती चली जाएगी, व्यवसाय फिर अपने रास्ते पर आएगा। अभी इसके 5वें भाव में केतु पड़ा हुआ है, तो केतु के पड़ने से, केतु बड़ा विचित्र ग्रह है, ये अच्छा भी है बुरा भी है। ये ग्रहों के संयोग से काम करता है। अभी इस पर शुक्र की भी दृष्टि है,
अपने घर पर। तो इसलिए बच्चों की शिक्षा अच्छी दिलाएगा। अच्छी दिलाने का मतलब कि आप जो है उनकी शिक्षा दीक्षा की बड़ी अच्छी व्यवस्था करेंगे, उत्तम व्यवस्था करेंगे, किंतु ये उनका उपयोग नहीं कर पाएंगे और कुछ ये उसमें अलग जैसे आपके सोचने के विचार से अलग हो जाएगा इनका। ये अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, अच्छा अध्ययन नहीं कर पाएंगे, अच्छी राह पर नहीं जा पाएंगे। आप सोचे होंगे कुछ और ये करेंगे कुछ और, जबकि आपकी तरफ से हर संभव इनकी संसाधन इनके लिए जुटा दिए जाएंगे। फिर अभी ये मिथुन राशि वालों के लिए पारिवारिक बाधा होगी, परिवार में विभाजन और मनमुटाव, विच्छेद परिवार में होगा। कारण क्या है? क्योंकि इनके राशि से दूसरे भाव कर्क राशि का जो चंद्रमा है वह अस्त हो जा रहा है, वह अस्त हो जा रहा है। दूसरी चीज एक और चीज है कि यह ऐसे त्रिकोणात्मक स्थिति में पड़ा हुआ है कि ये इसके आगे कोई ग्रह नहीं, पीछे मंगल है। तो इसलिए परिवार में कोई सहयोगी इसके नहीं मिलेगा। और मंगल की सीधी दृष्टि धनु राशि अर्थात सातवें भाव पर है। सातवें भाव पर है। मंगल अशुभ भाव का स्वामी भी है, छठे भाव का और 11वें भाव का। तो इसलिए दाम्पत्य जीवन में भी बाधा है, पत्नी से मनमुटाव और विद्रोह, तलाक, ये सब संभव है। अगर विवाह नहीं हुआ है तो विवाह में विलंब होगा, लड़की का है तो उसके विवाह में विलंब होगा और अनावश्यक रूप से विलंब होगा। तो इस तरह से यह मंगल के कारण ये दोष उत्पन्न हो रहा है। अभी रहा ग्रहण के कारण। ग्रहण से मिथुन राशि वालों को थोड़ा ज़्यादा ही प्रभावित होना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पहला जो ग्रहण लग रहा है सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल को, तो 20 अप्रैल को मेष राशि पर ही लग रहा है। तो मेष राशि पर लगने वाला ग्रहण, इसी के कारण यही कारण है कि इसके 11वें भाव में शुक्र और राहु। देखिए, लाभे पापा प्रशस्तता, लाभ भाव में पाप ग्रह जो है प्रशस्त माने जाते हैं, लेकिन इसी राहु 11वें भाव में मेष राशि पर सूर्य ग्रहण है। दृष्टि सीधी नहीं है सूर्य ग्रहण की। क्यों? क्योंकि यह जो है ये ऐसे होकर ऐसे आ रही है। कारण क्योंकि ये सीधे पर तो लग नहीं रहा है ग्रहण, क्षितिज से नीचे लग रहा है 10वें भाव, इसके 11वें भाव भाई 10वें भाव तक। देखिए, 7वें से 10वें ऐसे होता है क्षितिज, और लग्न 7 में ऐसे होता है। लेकिन जब 11वें हो जाएगा ऐसे हो जाएगा। 11वें मतलब जैसे सीधा न होकर के ऐसे हो जाएगा 11वां भाव। भाई चौथा से 10वां तो क्षितिज हो गया, सीधी रेखा हो गई। लेकिन चौथा से जब 11वें होगा तो ऊपर हो जाएगा। तो इसलिए यह वक्र दृष्टि में पड़ रहा है। तो वक्र दृष्टि होने के कारण ये इसका ग्रहण से विशेष प्रभावित होगा। मिथुन राशि ग्रहण से विशेष प्रभावित होगा। क्यों? क्योंकि इसका चतुर्थ, सप्तम और दसम तो खराब है ही है। तो जब चतुर्थ सप्तम दोनों वो केंद्र खराब हो गए और लग्न में मंगल बैठ गया, वो खराब कर दिया, तो फिर बाकी बचा क्या? तो इसलिए ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। सीधा प्रभाव नहीं है, उल्टा प्रभाव, मतलब दूसरी तरफ घूम के प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए इसके लिए थोड़ा सा ग्रहण का प्रभाव अशुभ रहेगा। फिर 14 अक्टूबर को भी सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। 14 अक्टूबर वाला कन्या पर पड़ रहा है। कन्या मिथुन की दूसरी राशि होती है बुध की, और इसके चौथे भाव में पड़ती है, तो वो भी मुश्किल है। सुख संपत्ति, मामा मामी नाना नानी के लिए ये अनिष्टकारक है। इसके लिए शुभ क्या पड़ रहा है? 9वें भाव का मंगल, 9वें भाव का शनि शुभ हो रहा है, और एकमात्र इसका शुभ ग्रह पड़ रहा है इसके राशि का स्वामी बुध, जो संभाले हुए है। इसके संभालने से बहुत ज़्यादा इसकी स्थिति अच्छी हो रही है, लेकिन कितना संभालेंगे ये? एक सीमा में संभाल रहे हैं, बाकी ये बिगड़ जा रहा है तो संभाल नहीं पा रहे हैं। अभी चूंकि जैसा कि बताया कि ये अस्थायी है, तो इसलिए इसका निवारण अगर करें
तो निश्चित रूप से इसमें सफलता मिलेगी और विघ्न बाधाएं नहीं आएंगी। और जो ये आपको दुख कष्ट दिखाई दे रहे हैं, दाम्पत्य जीवन में बाधा और ऋणग्रस्तता दिखाई दे रही है, इसमें बहुत कमी आ जाएगी अगर निवारण करते हैं तो। क्यों? क्योंकि ये अस्थायी रूप से चल रहे हैं और इनका निवारण किया जा सकता है। अब इसके निवारण के लिए जो कुछ पूजा पाठ या रत्न वगैरह होता है, इसका विवरण मैंने सबका अलग से वीडियो में दे दिया है। अगर आप नित्य रूप से मेरा वीडियो देखते हैं तो उसमें देखिए, क्योंकि वीडियो तो बहुत सारे हैं तो इसलिए मुझे किसका लिंक मैं याद करूं। तो आप देखिए, कहीं ना कहीं उसके शीर्षक हेडिंग के तहत दिया होगा रत्नों का निर्धारण। तो उसमें आप देखिए कि आपके लिए क्या रत्न शुभ हो सकते हैं और उससे आपका निवारण कैसे हो सकता है। ओम नमः शिवाय।